तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कार्बन फैमिली 14th ग्रुप। आपको पता है, कहे सीता जी सुने प्रभु, पढ़ा है ना। और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने की इसकी जरूरत है नहीं आप लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो कहे सीता जी सुने प्रभु, तो यहाँ पर लिखा है कहे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। और लेड मैंने आपको बताया था कैसा होता है। लेड कैसा होता है? पॉइजनस होता है। लेड कैसा होता है? पॉइजनस होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड आर मेंबर ऑफ ग्रुप 14। कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ का। पहला कौन था बाय मास? फिर फिर बताया था आप लोगों को, ऑक्सीजन से। और ये कौन से नंबर पर आ रहा है? 17th नंबर पर। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। इन एलिमेंटल स्टेट इट इज अवेलेबल एज, किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है? कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, आपको पता है। इन कंबाइंड स्टेट इट इज प्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कर सकते हैं। One can vertically say that carbon is the most versatile element in the its combustion with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine, and sulfur provide an ranging from live tissue to drug and organic chemistry is devoted to carbon containing compound. It is essential constituent all living organism. ये तो आपको पता ही है, हमारे अंदर कार्बन है। और कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट। इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप विथ हाफ लाइफ 5770 ईयर्स एंड यूज फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पर? 4th चैप्टर में, है ना, 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स। सिलिकॉन इज द सेकंड, ये बताई दिया, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक, ग्लास एंड सीमेंट। ग्लास में था ना SiO2 की फॉर्म में। जर्मेनियम एग्जिस्ट, अब कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, अब जर्मेनियम आता है। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन, जो टिन होता है, जो टिन होता है वो मेनली किस फॉर्म में मिलता है? कैसेटेराइट। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, कहां पर आ जाएगा? मेटलर्जी में, है ना। तो अगर मैं कैसेटेराइट की बात करता हूं तो कैसेटेराइट क्या होता है? SnO2। टिन का, टिन की मेटलर्जी करेंगे जब इसी से करेंगे। और गैलेना क्या होता है? PbS। तो टिन तो कैसेटेराइट की फॉर्म में मिलता है और गैलेन लेड गैलेना की फॉर्म में मिलता है ना। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर एंड, तो ये आपको पता है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलते हैं। और अल्ट्रा प्योर फॉर्म यूज की जाती है उसकी। अब ये अल्ट्रा प्योर फॉर्म आएगी कहां से, वो हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम से आपको अगर प्योर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? मेटलर्जी में। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई है, पढ़े यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 14th ग्रुप का क्या होता है? NH2NP। आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो। अगर मैं किसकी बात करता हूँ? कोवेलेंट रेडियस की या एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस आपको पता है इंक्रीज डाउन द, तो देयर इज a considerable increase in covalent radius from carbon to silicon, thereafter from silicon to lead। तो लेड तक बढ़ रही है, लेकिन कार्बन से सिलिकॉन तक ज्यादा चेंज होता है, लेकिन सिलिकॉन से लेड तक ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहीं पर लिखते हैं कार्बन फैमिली की, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, तो या फिर नीचे लिखें अलग से। चलो अलग से लिख लेते हैं नीचे। ये कंप्लीट हो गया था ना। तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं कार्बन फैमिली, है ना। कार्बन फैमिली। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एटॉमिक रेडियाई। इसमें तो कोई एक्सेप्शन
इंक्रीज डाउन द गुरु, कर लोगे? सेकंड अगर मैं बात करूं किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की, किसकी बात करता हूं? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है नीचे जाने पर? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होती है तो क्या ऑर्डर आएगा बताओ? कहे सीता जी सुने। अब देखो होना क्या चाहिए था बताओ? पीबी की कम होनी चाहिए थी 3 से, लेकिन पीबी की ज्यादा है यहाँ पर, तो एक एक्सेप्शन है, बाकी दीजिए जाने पर क्या ही हो रहा है? चलो तीसरा हम लोग पढ़ते थे क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या कहा था 11th क्लास में? तो बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर क्या ही होता है? डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है? कहे सीता जी सुने, यहां तक तो डिक्रीज ही हो रहा है, पर पीबी का क्या हो जाता है यहाँ पर? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो नो एक्सेप्शन, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में है, कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अगर मैं बात करूं फिफ्थ, डेंसिटी। तो डेंसिटी, डेंसिटी आपने देखा होगा लगभग किसी भी फैमिली की डेंसिटी पड़ी है, कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं आए हैं। इंक्रीज डाउन द ग्रुप को जीआरपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्स, किसकी बेटा? पी पाई पी पाई टेंडेंसी। तो पी पाई अगर पाई बॉन्ड बन रहा है पी और पी के बीच में, तो नीचे जाने पर क्या होगा बताओ? नीचे वाले के तो डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, तो पी पाई टेंडेंसी नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, लेकिन पी पाई डी पाई या डी पाई नीचे जाने पर इंक्रीज होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 7 8, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन इस फैमिली में क्या होता है, इस फैमिली में क्या होता है? कहे सीता जी सुने प्रभु, तो नीचे जाने पर डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो कार्बन से सिलिकॉन तक तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की लगभग क्या हो जाती है? सेम। और लेड की ज्यादा हो जाता है। इनका डाटा लिख देता हूँ, ये लगभग होता है, कार्बन की होती है लगभग 2.5, इनकी 1.8 1.8 1.8 के करीब, और लेड की लगभग 1 पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या आ गया बताओ? सबसे ज्यादा किसकी आ गई? फिर लेड, और फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की लगभग। कर लोगे? फिर अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी? तो आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो +4 शो करेगा। लेकिन नीचे जाऊंगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया था। तो बताओ +4 की तो +4 स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और +2 स्टेबिलिटी पढ़ा हुआ है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और ये क्या होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लो भाई। सही बच्चों को आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनरली क्या होगा आपके पास है, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो कार्बन और सिलिकॉन तो जनरली कौन सी शो करेंगे? लेकिन ये +4 भी कर सकते हैं। और अच्छा, तो लेड की अगर मैं बात करूं तो लेड की +2 और +4 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगी? +2। लेकिन टिन में एक्सेप्शन बताया था। हाँ, क्लियर है? तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखो सभी ऑर्डर सेम है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो बस तीनों लेड में से लेड की ज्यादा हो गई। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो ऐसा कुछ। तो कोवेलेंट रेडिया देखो, ये तो हो ही गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होगा,
आयनेशन एनर्जी का पढ़ लोगे जो मैंने बताया। टिन टिन और लेड में से किसकी ज्यादा हो गई थी? लेड की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन स्लाइटली इंक्रीज, और फ्रॉम टिन टू लेड it constitutes a poor shielding effect of intervening d and f orbital and increase in size of other atom. क्लियर है? तो सिलिकॉन से टिन तक तो बढ़ रही है, लेकिन टिन से लेड में लेड की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, है ना? क्योंकि लेड में क्या होगा, नीचे जाएंगे तो डी एंड एफ ऑर्बिटल होंगे, तो उनका रिपल्शन इतना अच्छा नहीं है, तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल। देखो यहाँ डाटा देखो, टिन का कितना है, देखो 708, और लेड की कितनी है, तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई ना। देख रहे हो आयनेशन एनर्जी टिन और लेड में, कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो ऑल ग्रुप्स 14 मेंबर्स आर सॉलिड है। सारे के सारे कैसे हैं? सॉलिड है। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज metal, where the tin and lead are soft metal with low melting point. Melting point and boiling point of group 14 element is much higher than those of corresponding. ऑब्वियस ही बात है भाई, टॉप टू, अब टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो 13th और 14th में से किसका ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं कि आपको पता लगा है कि कहे सीता जी सुने प्रभु की, अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, कहे सीता जी सुने, तो स्टार्टिंग के दो तो कैसे बता रहा है, ये नॉन मेटल, ये कैसा बता रहे हैं, तो पता है मेटलोइड, और ये क्या है, सॉफ्ट मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मुझे लगता है ये वाला पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुकें। चलिए करें। तो +4 और +2 में से ये सारा पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर क्या क्या दिया दिया हुआ है। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4 और +2 दोनों शो कर लेगा, है ना। और जो SN इन +2 स्टेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ SN+2 और SN+4 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? +4। तो ये +2 से +4 में जाना चाहेगा, तो SN अगर +2 में है तो +2 से +4 में जाना चाहेगा, तो खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो खुद का +2 से +4 में जाएगा, खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है टिन का, तो सामने वाले का क्या किया होगा, तो कैसा एजेंट हो गया? हाँ, तो टिन SN+2 में रिड्यूसिंग एजेंट है। लेड किस में ज्यादा स्टेबल है? एंड इन +4 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर लेड +4 में है, तो +4 में है तो किस में जाना चाहेगा, तो खुद का रिडक्शन तो सामने वाले का, तो कैसा एजेंट हो गया? तो कोई बहुत बड़ी बात बताई क्या, SN+2 किसकी तरह करेगा, और Pb+4 Pira2 in tetravalent state of number of electron around the central atom in molecule carbon CCl4 is 8। ये तो पता ही है आप लोगों को कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेगा, तो टोटल 8 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसकी तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4, लेकिन नीचे वालों की कितनी हो सकती है, 6, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। कर लोगे? तो यहां पर हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया हम लोगों ने कि although carbon cannot exceed its covalence more than but other element can do, it is because of presence of d orbital in them. Due to
ड्यू टू this their halide undergo hydrolysis and have tendency to form, for example, species like SiF6 minus 2, GeCl6 minus 2, SnOH का also exist where the hybridization of the central atom is. अब देखो सिलिकॉन, अब जो सिलिकॉन है वो अपनी कोवेलेंसी कितनी कर सकता है? 6 तक कर सकता है ना भाई। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कार्बन कर सकता है 6 तक? नहीं कर सकता। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो SiF6 और GeCl6 माइनस 2 ये बना सकते हैं। क्लियर है? अब सिलिकॉन का साइज भी कितना है? छोटा है ना। कार्बन सिलिकॉन कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है। तो 6 फ्लोरीन को तो ये अपने तरफ चारों तरफ कंट्रोल कर लेगा, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज क्या हो जाएगा? तो ये 6 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भले मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक हो सकती है, तो 6 फ्लोरीन को तो एडजस्ट कर लेगा। स्टेरिक हिंडेंस इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एडजस्ट कर पाएगा क्या अपने चारों तरफ? तो भैया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अपने चारों तरफ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें क्या आएगी? इसको दिक्कत आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम वाली बात कर सकते हो? चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलें, तो अगर मैं पूछूं SiCl6 माइनस 2 क्या एग्जिस्ट करेगा? हाँ, तो यहां पर अगर मैं बोलता SiCl6 माइनस 2 नोट, सर कोवेलेंसी तो 6 तक कर सकता है भाई। 6 तक करने का मतलब ये थोड़ी कि जो बड़े बड़े ग्रुप है उनको भी लगा पाएगा, है ना। फ्लोरीन को लगा लेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो नेक्स्ट आता है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के टूवर्ड्स अगर रिएक्टिविटी बताओ तो कार्बन से रिएक्ट करके देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाई ऑक्साइड भी बनाता है। भाई मोनोऑक्साइड भी बनाता है और डाई ऑक्साइड भी बनाता है। कोई दिक्कत? दोनों बनाता है ये रिएक्ट करके। अरे यस और नो? यस सर। तो ऑल मेंबर व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। दे आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड, तो ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक तो मोनोऑक्साइड और एक MO2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब कौन कौन से बनाता है वो देख ले हम लोग। तो बनाएगा ये मोनोऑक्साइड और कौन से बनाएगा? डाई ऑक्साइड। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज, यस और नो। पहला टुवर्ड्स एयर, तो मोनोऑक्साइड और क्या बनाए इसने? तो मोनोऑक्साइड क्या क्या बनेंगे देखो। कहे सीता जी सुने प्रभु। क्लियर है? ऐसे ही कहे सीता जी सुने प्रभु। क्लियर है? अब आपको पता है जो सीओ होता है, वो तो कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। हाँ या ना? सीओ कैसा होता है भाई? न्यूट्रल ऑक्साइड। जो SiO होता है वो एग्जिस्ट करता है केवल हाई टेम्परेचर पर। एग्जिस्ट करता है केवल, तो एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ओनली हाई टेम्परेचर। क्लियर है? अगर मैं SNO और PbO की बात करूं, किसकी बात करूं? SNO और PbO, तो ये होते हैं बेटा एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। ऐसे SNO2 और PbO2 भी कैसे होते हैं? तो एम्फोटेरिक अब कौन कौन से पता लग गए? एक आप लोगों को पता था कि Al2O3 Zn और BeO है। उसके अलावा SNO, SNO2, PbO, PbO2। अच्छा, आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाऊंगा, तो टॉप टू बॉटम जाने पर कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं? मेटेलिक। और मेटल के ऑक्साइड तो क्या होते हैं? बेसिक। तो किसी भी फैमिली के में ऑक्साइड का जो नेचर होगा नीचे जाने पर कैसा होता जाएगा? बेसिक। तो ऊपर वाले कैसे होंगे? एसिडिक। तो ये तीनों कैसे होते हैं? एसिडिक। क्लियर है? कोई दिक्कत?
और ये जीईओ जो बचा हुआ है ये होता है डिस्टिंक्टली एसिडिक, बहुत कम है ना, डिस्टिंक्टली एसिडिक। क्लियर है? या फिर पूरा ही लिख देता हूं, डिस्टिंक्टली एसिडिक। क्लियर है? तो सीओ और मोनोऑक्साइड और क्या बना लिया इसने, डाइऑक्साइड बना लिया। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कर लोगे? अब आपको पता है देखो, जो CO2 होता है, जो कोई क्या होता है, CO2 होता है, वो क्या होता है भाई, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही आपको क्या लग रहा है, SiO2 भी ऐसा ही होगा। जब CO2 ऐसा है तो SiO2 भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन SiO2 ऐसा, ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर। तो ये SiO ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर है? ऐसे SiO2 की बहुत सारी यूनिट आपस में क्या होती हैं, और जिसमें जो सिलिकॉन होता है, जिसमें जो सिलिकॉन होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा अब, तो CO2 में तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है, लेकिन SiO2 में मत कर देना आप लोग sp। SiO2 में कितना होता है, सभी बच्चे बोलो भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एयर से रिएक्ट करके क्या क्या बना रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया है? तो वापस हम लोग चलते हैं, क्या क्या है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, ये सारा वही लिखा हुआ है देखो। द डाइऑक्साइड CO2 Sc2 SiO2 और GO2 बताया था एसिडिक होता है, जबकि SnO2 और PbO2 कैसे है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अमोंग CO इज न्यूट्रल, GO डिस्टिंक्टली एसिडिक, और SN और PbO एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई दिक्कत? पानी में देखें तो पानी में क्या कह रहा है, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, टिन डिकम्पोज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, स्टीम से रिएक्ट करता है। और लास्ट, लेड इज अनफेक्टेड बाय, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। तो लेड अनअफेक्टेड बाय वाटर क्यों है, क्योंकि लेड के ऊपर किसकी लेयर बन गई है, ऑक्साइड लेयर। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो लिख ले यहां पर भाई क्या क्या बोला है इसने। तो अगर मैं टूवर्ड्स किसकी तरफ देखूं, टूवर्ड्स वाटर, तो टूवर्ड्स अगर मैं वाटर देखूं, तो टूवर्ड्स वाटर देखूं तो क्या क्या हुआ है बताओ, कहे सीता जी, ये क्या है, फिर जो टिन होता है वो किससे रिएक्ट करता है, स्टीम, और स्टीम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, SnO2 प्लस, और लैड होता है वो भी, जो लैड होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है ना। और ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर लिख दो डायरेक्ट, यार पूरा लिख दो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। क्लियर है? पूरा ही लिख दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। तो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी से हो गई, पानी से हो गई। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना ध्यान से, लैड का जो डिसोल्यूशन होता है वाटर में, लैड का जो डिसोल्यूशन होता है वाटर में, उसे बोलते हैं हम लोग प्लम्बो सॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं? वैसे लैड इनर्ट क्यों है, लैड इनर्ट क्यों है, क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन गई है। पर अगर लैड का डिसोल्यूशन देखे वाटर में तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लम्बो सोलवेंसी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट, यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ, डिल्यूशन ऑफ, हाँ लेड इन वाटर इज कॉल्ड प्लम्बो। वैसे ये क्वेश्चन कहां पर आता है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का मेटलर्जी में, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब देखो, अब पानी, अब जो लेड है वो इनर्ट है पानी से। क्लियर है?
तो लेड पाइप्स का यूज वाटर के ट्रांसफर के लिए किया जाता है ना, वाटर को भेजना हो एक जगह से तो लेड पाइप का भी यूज किया जाता है। अब मान लो लेड पाइप वैसे तो हिरंट है पानी से, पर अगर थोड़ा बहुत घुल गया लेड पानी में तो फिर क्या कर देगा पानी को। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लेड पाइप इंस्टॉल करते हैं तो पहले पानी को भेजने से पहले हम लोग हार्ड वाटर भेजते हैं। क्या भेजते हैं? अब हार्ड वाटर जब भेजते हैं तो वो एक लेड पाइप के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और अब फिर पानी पास कराओ, अब लेड वो डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहां पर क्या लिखे हम लोग, बोलो, लेड पाइप्स आर often used in transport drinking water. Clear है? Drinking water. In order to minimize, बताओ, in order to minimize प्लम्बो सोलवेंसी। प्लम्बो सोलवेंसी को क्या करने के लिए हम लोग, मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हार्ड वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू, हार्ड वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू लेड पाइप। क्लियर है? लेड पाइप, इससे क्या होगा, लेड पाइप, हाँ, लेड पाइप्स, एक मिनट, लेड पाइप्स इन ऑर्डर टू डिपॉजिट, बोलो, इन ऑर्डर टू डिपॉजिट प्रोटेक्टिव लेयर इन इनर सरफेस ऑफ लेड। क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बोल दो, सारे बच्चे बोल दो भाई, जो भी क्लास में है। तो आपसे दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि लेड का पानी में घुलना क्या कहलाता है, प्लम्बो सॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन ऑफ लेड। और लेड पाइप्स का यूज ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए किया जाता है। यस सर, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले वाटर पास करने से पहले हार्ड वाटर पास करेंगे ताकि एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाए। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे? चलिए, तो ये हो गया टूवर्ड्स वाटर। तो टूवर्ड्स वाटर हम लोगों ने देख लिया। चल, तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है किसके टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। तो अब हैलोजन की बात करूं तो आपको पता है हैलोजन से अगर हम लोग बात करें तो PbI2 मिलता है। कहीं सीधा सुने, PbI2 मतलब MX2 टाइप का बन जाएगा, और CCl4 मिलता है मतलब MX4 टाइप का बन जाएगा। क्लियर है? तो दो टाइप के हैलाइड बना रहा है, कौन कौन से, MX2 और MX4। और जनरली बताओ, कार्बन फैमिली जो बनाएगा कंपाउंड वो कैसे बनाएगा, आयोनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट बनाएगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड ये जनरली बना लेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शेयरिंग करना आसान है। क्लियर है? तो हम लोग तीसरा पॉइंट क्या है बताओ, टूवर्ड्स हेलोजन, हाँ या ना? तो कौन कौन से हेलोजन बनाएगा ये, MX2 एंड अब MX2 जैसे क्या हो गया, MX2 हो गया PbI2, और MX4 जैसे CCl4 SiCl4 कुछ भी हो गया, हाँ या ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब देखते हैं, अब चलते हैं आगे। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते चलें। अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, तो कहे सीताजी सुने प्रभु, इनके अगर हेलाइड है, अगर देखो हेलाइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने हेलोजन फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, जैसे मान लो क्लोरीन ही फिक्स कर दिया, क्लोरीन से क्या बनेगा, CCl4 SiCl4, और आगे चले गए हैं ना, GeCl4। क्लियर है? तो अगर हेलोजन फिक्स कर दिया तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कार्बन वाले की। ठीक है? तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने लिख दिया CH4 ऐसा, इसमें हेलोजन फिक्स कर दिया ना, GeX4 SnX4, और नीचे वाले बताओ PbX4 में ज्यादा स्टेबल होंगे कि PbX2 में ज्यादा स्टेबल होंगे,
हाँ X2 में ज्यादा स्टेबल हो गए, तो ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। क्लियर है। और अगर मैं हेलोजन की भी बात करूं तो CF4, CCl4, CBr4 और CI4, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। एक कार्बन पर 4 फ्लोरीन आराम से एडजस्ट होंगे ना, कार्बन का साइज छोटा है, 4 4 आयोडीन आराम से एडजस्ट हो पाएंगे क्या। तो ये किसका ऑर्डर है, हाँ तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, थर्मल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑर्डर हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का। पढ़े अब क्या क्या दिया हुआ है और इसमें, चलिए तो टूवर्ड्स, तो MX2 और MX4 बना दिया। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर एलिमेंट रिएक्ट डायरेक्टली विद, कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली हेलोजन से रिएक्ट कर जाएंगे और हैलाइड बना लेंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है, जो MX4 होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हाँ कोवेलेंट नेचर। द सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हैलाइड अंडरगो sp3, ये तो पता है CCl4 sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, ये आपको पता ही है। एक्सेप्शन आर SnF4 एंड विच आर आयोनिक इन नेचर। तो टिन और लेड के जो फ्लोराइड होंगे वो किस नेचर के होंगे भाई, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, जो ये MX4 हैं, ये MX4 हैं, ये कैसे होंगे, कोवेलेंट, है ना, एक्सेप्ट एंड PbF4, ये कैसे हैं। तो देखो ना, यहाँ पर हम लोग सारा उसका जो भी कंक्लूजन है वो निकाल कर यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ताकि पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत ही नहीं होगी, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, PbI4 तो पहले ही पढ़ चुके, डज नॉट, तो PbI4 डज नॉट because PbI bond initially formed during the reaction does not release NF energy to unpair। अब देखो, अब देखो लेड क्या होता है भाई, लेड होता है यहाँ पर, ये मैं आपको बताता हूँ, जो Pb होता है वो क्या होगा, देखो कार्बन में 2 में, सिलिकॉन में 3 में, जर्मेनियम में 4 में, टिन में 5 में और लेड में 6 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6s2 6p2। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में, अब बताओ ये एक्साइट होगा भाई, अगर 4 बॉन्ड बनाने तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये एक्साइट होगा तभी तो अनपेड होगा ये। तो जो आयोडीन होता है उसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो लेड के इलेक्ट्रॉन को क्या करवा पाए, और एक्साइट करवा ही नहीं पाएगा, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 अनपेड नहीं हुए तो फिर PbI4 बनाएगा ही नहीं। क्लियर है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, PbI4, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। PbI4 डज नॉट, और रीजन पता लग गया, क्योंकि आयोडीन के पास इतनी एनर्जी होती नहीं कि वो हाँ एक्साइट करवा पाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। heavier member like जिंक, जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हैलाइड टू फॉर्मूला, ऑब्वियसली बात है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो ये बना लेंगे। जो स्टेबिलिटी है डाई हैलाइड की इंक्रीज डाउन द, हाँ तो डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी आपको पता है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं GX4, नहीं GX2, फिर SNX2 और फिर PbS2। क्लियर है, और डाई हैलाइड की इंक्रीज क्यों हो गई, लैड में अच्छे से एनर्जी पे इफेक्ट लग रहा है। क्लियर है, GX4 इज मोर स्टेबल देन, भाई जर्मेनियम का तो ऑब्वियस ही बात है, जर्मेनियम का +2 ज्यादा स्टेबल, सॉरी +4 ज्यादा स्टेबल होगा +2 से, लेकिन लेड का कौन सा स्टेबल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि GX4 ज्यादा स्टेबल, +4 वाला ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लेड का +2 वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी लिख दिया, चलो इतना सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि CCl4 का, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल
नहीं होते होते हैं। तो यहाँ पर लिख दें कि जो CCl4 होता है उसका तो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सिलिकॉन के पास होते हैं। तो होते हैं तो ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और Cl हटकर क्या लग जाएंगे, सारे Cl हटकर क्या लग जाएंगे, OH। और कौन सा एसिड बन जाएगा, सिलिसिक एसिड। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बताओ, CCl4 का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन SiCl4 का हो जाएगा और सारे Cl हटकर क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। क्लियर है? और क्या बन जाएगा, सिलिसिक एसिड। क्लियर है? तो हेलोजन में क्या हो गया बताओ, आपको पता है +4 की स्टेबिलिटी डाउन जाने पर डिक्रीज होगी और +2 की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लेड के तो PbX2 ज्यादा स्टेबल होंगे, जबकि ऊपर वालों के X4 वाले। क्लियर? PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है एग्जिस्ट PbI4? हाँ, इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाए। सारे कोवेलेंट होते हैं। SnF4 और PbF4 कैसा होता है? बाकी सारे बच्चे बोल दे भाई, यस और नो। क्लियर है? अच्छा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं टाइम लगाकर पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, है ना? तो हाँ, तो इतना टाइम लगाकर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सभी बच्चे ट्राई करें कि यहीं पर ही क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया बेटा आप लोगों के पास क्या, हेलाइड। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए, तो नेक्स्ट आता है अपने पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अनोमलस। अब आपको पता है कार्बन अनोमलस क्यों बिहेवियर, अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा, अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करेगा? क्योंकि इसका साइज कैसा है, छोटा है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है? तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 मैक्सिमम। और सिलिकॉन जर्मेनियम की डी ऑर्बिटल, पता नहीं हर में आ रहा है ये चीजें तो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू पंप। आपको पता है जो कार्बन होता है वो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यस और नो? अपने जैसे ही और दूसरे एलिमेंट से जुड़कर बॉन्ड्स बनाता है कि नहीं बनाता है? अच्छा, कार्बन क्या बनाएगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये तो आपको पता ही है, किसके साथ, खुद के साथ या उसी मेंबर के अदर एलिमेंट के साथ, यस और नो? अब कार्बन एटम कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन से जुड़कर क्या लॉन्ग चेन बना रहा होगा। अच्छा, ये लॉन्ग चेन क्यों बना रहा होगा, मजा आ रहा होगा सर? मजा क्यों आ रहा होगा? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कैटेनेशन का ऑर्डर है इस फैमिली में सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन सा करता है, उस देखो सिलिकॉन उससे कहीं कम कर रहा है और जर्मेनियम टिन तो और कर रहे हैं, लैड डज नॉट शो। तो एक अच्छा क्वेश्चन। और ये क्यों कर रहे हैं, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है, 348, ये 297, ये 260, और ये तो देख रहे हो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो रही है ना। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसकी है, कार्बन कार्बन की। तो बॉन्ड बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे, कर सकते हो। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर लिख लें, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर ऊपर ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये 9 हो गए थे, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। 10 क्या लिख देते हैं, कैटेनेशन। और कैटेनेशन कौन शो कर रहा है बताओ, कहे सीता जी सुन। क्लियर है? और नोट शो कैटेनेशन। क्लियर है? तो देखो हम लोग साइड में, वैसे वहां पर भी हम लोग येलो करते जा रहे हैं और साइड में लिखते ही जा रहे हैं सारा कुछ, सब कुछ। चलिए, नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स आपको पता है, कार्बन के कार्बन के दो टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस, है ना? तो कार्बन एग्जिबिट मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म, बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज। अब क्रिस्टलाइन में आपको पता है कौन कौन से हो गए, डायमंड और ग्रेफाइट। और थर्ड अभी डिस्कवर्ड हुआ है, डिस्कवर्ड बाय क्रोटो, है ना? और स्मेली एंड कर्ल, है ना?
और ये कौन सा था, फुलरिन, और इसके लिए इन्हें क्या भी मिला है, नोबेल प्राइज 1996 में। आप में से तो पैदा भी नहीं होंगे, है ना, तब इनको क्या करेगा, फुलरिन के लिए नोबेल प्राइज आप लोगों को इनको मिल गया था। क्लियर है। तो एलोट्रोप्स दो फॉर्म्स में है, एक क्रिस्टलाइन में और एक अमोर्फस में है। क्रिस्टलाइन में जैसे आप लोगों का डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट और, अच्छा देखो कार्बन के कौन कौन से हो गए एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, कर लोगे। ऐसे सिलिकॉन के भी हो जाएंगे, जर्मेनियम के भी हो जाते हैं, टिन के भी हो जाते हैं। क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एलोट्रोप्स की। किसकी बात कर रहे हैं, एलोट्रोप्स, है ना। तो एलोट्रोप्स की बात करूं, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन की बात करूं या फिर सिलिकॉन की बात करूं, तो कार्बन कौन कौन से शो कर रहा है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ऐसे ही सिलिकॉन भी क्या कर जाएगा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्लियर है। जर्मेनियम भी करता है अल्फा और बीटा फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टिन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो टिन की बात करूं तो टिन के तीन एलोट्रोप्स होते हैं, टिन के तीन एलोट्रोप। एक होता है ग्रे फॉर्म, है ना, एक होता है कौन सा, वाइट, और एक होता है कौन सा बेटा, रोम्बिक। कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टिन होते हैं उसके कितने एलोट्रोप्स हैं, तीन हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रे, व्हाइट और ग्रे, व्हाइट और रोम्बिक। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं ना। तो अगर 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ग्रे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 से कम है तो वापस से, हाँ, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा है तो व्हाइट वाला रोम्बिक में, और कम है तो बताओ रूम टेम्परेचर पर कौन सा वाला इसका एलोट्रोप मिल रहा होगा, रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 35 के करीब, 25, तो व्हाइट वाला मिल रहा होगा। क्लियर है। कोई दिक्कत। अब जो ग्रे वाला होता है, जो कौन सा वाला होता है, तो जो ग्रे टीन होता है, लिख दो, ग्रे टीन इज वेरी ब्रिटल। कैसा होता है, ब्रिटल मतलब क्या होता है कि हैमरिंग करते तो पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना, एंड एंड इजीली डिकम्पोज, इजीली इन पाउडर फॉर्म। क्लियर है। इट इज टर्म एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज टर्म एज, क्या बोलते हैं, टिन, टिन डिजीज, क्या बोलते हैं, टिन, टिन डिजीज, या फिर क्या बोलते हैं, टिन पेस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, टिन प्लेग। क्लियर है। तो आपको पता है टिन के तीन एलोट्रोप्स हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रे, व्हाइट और रोम्बिक। 18 से ऊपर ग्रे व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और 170 से ऊपर रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्रे टिन होता है वो काफी क्या होता है बेटा, ब्रिटल होता है, तो डिकम्पोज होता है पाउडर की फॉर्म में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टिन डिजीज, टिन पेस्ट, या फिर टिन। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। और टिन को जब हम लोग बेंड करते हैं, टिन को हम लोग जब क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो रोने जैसी आवाज आती है। क्या आती है, रोने जैसी आवाज। तो रोने जैसी आवाज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, टिन क्राई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिन क्राई। तो टिन को बेंड करने पर तो क्या लिखोगे आप लोग, व्हेन टिन इज बेंड इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस साउंड, इट प्रोड्यूस साउंड।
नोन एज टिन क्राई। क्लियर है? तो टिन को बैंड करते हैं तो रोने जैसी आवाज आती है, और तो हम लोग कहेंगे कि इसको टिन क्राई। कोई दिक्कत वाली बात? कर सकते हो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था आईआईटी में, जो सोल्जर्स होते हैं वो किसी कोल्ड प्लेस पर गए, है ना, तो उनके जो जैकेट के बटन थे वो टूट गए, पाउडर फॉर्म में आ गए। तो उनके जैकेट के जो बटन थे वो किसके बने हुए थे? तो हम लोग बोल देंगे उनके जैकेट के बटन जो थे वो टिन के बने हुए थे। जब कोल्ड कंट्रीज में गए तो टेम्परेचर क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, और कम हो गया होगा तो टिन किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे टिन में। और ग्रे टिन में कैसा होता है बेटा? ब्रिटल होता है, तो वो डिकम्पोज होकर टूट गए होंगे। क्लियर है? तो मतलब उनके जो जैकेट के बटन थे वो किसके थे बेटा? टिन के। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया जितना पढ़ाया अभी तक? बाकी सभी बच्चे बोल दें जो भी क्लास ले रहा है। चलिए, तो हाँ, तो टिन को बेंड करते हैं तो रोनो जैसे आवाज आती है, उसे क्या बोलते हैं? टिन क्राई। और टिन का कौन सा ब्रिटल होता है, कौन सा एलोट्रोप ब्रिटल होता है? ग्रे। अब हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में सबसे पहले, तो डायमंड में आपको पता है कि जो एक कार्बन होता है वो नियर बाय कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 से। फिर अगला वाला भी 4 से, हाँ या ना? कर सकते हो? तो एक कार्बन नियर बाय 4 कार्बन से क्या होता है? अटैच होता है। तो उसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या होगा? तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। शेप कैसी होगी? टेट्रा हेड्रल। कर सकते हो? और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ sp3 हाइब्रिडेशन, टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लें तो आपको पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कितनी होती है? 150। और ये क्या होगा? एक 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाएगा, तभी तो हार्ड होगा। अब इन दिस स्ट्रक्चर डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लैटिस। बताओ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आ रहा है ये रहा डायमंड का स्ट्रक्चर, यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या कह रहा है देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन। क्लियर है? तो एक कार्बन नियर बाय 4 कार्बन से अटैच है तो एक लॉन्ग चेन बना रहा है ये, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस? इट इज यूज्ड एज एन for sharpening hard tools, in making and manufacture of tungsten filament for electric bulb। तो डायमंड आपको पता है काफी क्या होता है? हार्ड होता है। तो एब्रेसिव की तरह इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आपको पता है ग्लास को कट करने में भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आजकल तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल डायमंड भी बना लिए हैं तो उनका भी यूज करते हैं। क्लियर है? अब अब ये बताओ, ये जो कैसा डायमंड कैसा होगा? एक तरह से इनर्ट होगा ना। डायमंड कैसा होगा? इनर्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? केमिकली लिख लें यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होगा? केमिकली इनर्ट होगा। केमिकली क्या होगा? इनर्ट होगा। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक डी तो नहीं है पर फिर भी लिख देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लगभग 3.52 के करीब। कितनी होती है? और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.45 होता है। क्लियर है? और जो डायमंड होगा, जो आपके पास क्या है, कार्बन का ही तो बना हुआ है, तो O2 के साथ लगभग 900 डिग्री पर क्या करूंगा? तो क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। कोई दिक्कत? तो डायमंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बता सकते हो? डायमंड में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? तो डायमंड में हम लोगों ने पढ़ लिया sp3 हाइब्रिडेशन है, एक कार्बन नियर 4 कार्बन से अटैच है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 है, और इनर्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड के बाद आता है कौन? तो ग्रेफाइट की बात करें तो डायमंड देखो यहाँ पर लिखा डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई? तो डायमंड कोवेलेंट होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जबकि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवेलेंट के इतने बाद ज्यादा
नहीं होते हैं। तो इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि वो एक क्या बना रहा है, कार्बन कार्बन जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो उसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में एक कार्बन नियर बाय कितने कार्बन से अटैच होता है? कितने से? 3 से। एक कार्बन नियर बाय कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 से। और ये कौन सी लेयर बनाता है? हेक्सागोनल लेयर। कौन सी लेयर बनाता है? तो आप खुद देखो, आप खुद देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, ये कार्बन है, तो ये कार्बन देखो नियर बाय कितने कार्बन से अटैच है? एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन नियर बाय कितने कार्बन से अटैच होगा? तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? मतलब जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी कार्बन होंगे, उन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होगा। हाँ या ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होगा। तो यहां पर बताओ इस ग्रेफाइट का नेचर कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग। जबकि आपको पता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कंडक्टिंग नेचर के, लेकिन यहां पर पड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। और बताओ सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड भी बना लेगा, बना सकता है कि। अब ये वाला जो ये ऊपर वाला ग्रीन है वो किसके साथ बना सकता है? रेड वाले के साथ भी और ग्रीन वाले के साथ भी, हाँ या ना? तो इसमें जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है 154 पिकोमीटर, लेकिन यहां पर इन कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आ गए? तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? तो बॉन्ड लेंथ 154 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कितनी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 41.5 पिकोमीटर। क्लियर है? तो ये किस फॉर्म में होता है? ये एक हेक्सागोनल लेयर की फॉर्म में। ऐसे ही दूसरी हेक्सागोनल लेयर नीचे होगी, हाँ या ना? ऐसे ही कहां होगी, बाकी भी और नीचे होंगी। तो ये जो ऊपर वाली हेक्सागोनल लेयर है और जो नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर है, इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं? वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज लगते हैं। क्लियर है? तो ये हेक्सागोनल लेयर की फॉर्म में, और एक है ऊपर वाली हेक्सागोनल लेयर और नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं? और जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, अब मेरा हाथ देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एक हाथ ऊपर एक नीचे, ये वाली भी एक हेक्सागोनल लेयर है और ये वाली भी एक। तो इनके ऊपर जब ये होंगे, तो यहां पर देखो, अब देखो ये एक हेक्सागोनल लेयर है और ये एक हेक्सागोनल लेयर है, तो इनके बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं? वीक वॉन्डर। और वीक होंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होंगी, इजीली स्लिप कर जाएंगे। तो इजीली स्लिपरी होंगी तो ये किसकी तरह यूज होगा, ड्राई लुब्रिकेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट का जो यूज होता है वो किसमें किया जाता है, ड्राई। अब जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने अपने मान लो अपनी कूलर की जो मशीन है वो खराब हो जाती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। तो वो ऑयल क्या है, लुब्रिकेंट ही तो है, तो इजीली घूमती है। लेकिन ऑयल की वजह से वो मशीन खराब हो सकती है। क्लियर है? क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है, ऑयल ऑक्सीडेशन हो सकता है। यस और नो? जब हम लोग महंगी मशीन यूज करेंगे तो ऑयल एज ए लुब्रिकेंट यूज नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या यूज आएगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी जो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्लिपरी हैं। क्या है, स्लिपरी हैं। कोई दिक्कत? तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो 141.5 पिकोमीटर है, जबकि दो हेक्सागोनल लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्लियर है? तो ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर हेल्ड बाय, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये जो लेयर्ड होती है वो एक दूसरे वंडरबल फोर्स से अट्रैक्ट होती है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 340 पिकोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। अरे ज्यादा तो है, इंपोर्टेंट है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? एक कार्बन नियर बाई 3 कार्बन से अटैच है, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? अब 3 बॉन्ड बना ली तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। और डीलोकलाइज होने की वजह से क्या होगा,
नेचर कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग हो जाएगा। तो जो ग्रेफाइट होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। क्लियर है? ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन लेयर्स, देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड। तो दो लेयर्स के बीच में का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट सकता है क्योंकि वनरेबल फोर्स है ना, तो उसकी वजह से वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होंगी। तो ये किसकी तरह काम आएगा? इन मशीन रनिंग एट हाई, तो वो मशीन जो हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं उनमें ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम आएगा, क्योंकि वहां पर ऑयल एज ए लुब्रिकेंट आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर है? डायमंड और ग्रेफाइट। और एक यहां पर मैं यहां पर लिखवा देता हूं आप लोगों को कि जो आप लोगों के पास क्या है बेटा, ग्रेफाइट है। क्या है? हाँ, तो अगर इस ग्रेफाइट की रिएक्शन, आपके पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की रिएक्शन अगर आप लोग किसके साथ करा रहे हैं? एल्कालाइन KMnO4 के साथ। ग्रेफाइट की रिएक्शन अगर किसके साथ करा रहे हैं? एल्कालाइन। तो एल्कालाइन KMnO4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है? बेंजीन रिंग बनती है ना? और इस बेंजीन रिंग पे 6 के 6 कार्बन पर क्या लग जाता है? COOH प्लस क्या बनता है? ऑक्जेलिक। क्लियर है? तो ग्रेफाइट की रिएक्शन एल्कालाइन KMnO4 से करने पर क्या बना? इसे बोलते हैं मैलिटिक एसिड। मैलिटिक। क्लियर है? तो जब ग्रेफाइट की रिएक्शन एल्कालाइन KMnO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? मैलिटिक एसिड और ऑक्जेलिक है। और थर्मोडायनेमिकली, थर्मो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन। वैसे आपको पता है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना? लेकिन आपको जो ये लाइन याद रखनी है, ग्रेफाइट, क्या याद रखोगे? लिख देता हूँ, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज थर्मो डायनामिकली मोर स्टेबल देन। क्लियर है? वैसे डायमंड स्टेबल है लेकिन थर्मोडायनामिकली कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइट। कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट आते हैं किस पर? फुलरिन पर। किस पर आते हैं? तो फुलरिन्स की बात करें तो फुलरिन्स आर मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और। तो उससे क्या मिलता है? सूटी मटेरियल। और सूटी मटेरियल को जब कंडेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा फुलरिन। क्या मिल जाएगा? फुलरिन। तो हम लोग देखते हैं फुलरिन कैसे बनता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं फुलरिन की बात करते हैं तो लिख दो यहाँ पर फुलरिन। फुलरिन। क्लियर? तो अगर मैं फुलरिन की बात करूं तो फुलरिन में हम लोगों ने क्या कहा है? आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से हम लोग क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिक आर्क। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक आर्क जब करेंगे तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? वेपोराइज्ड। क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? क्या हो जाएगा? वेपोराइज्ड। क्या हो जाएगा? और वेपोराइज होने के बाद जब कंडेंस करेंगे तो आपको एक सूटी मेटल बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा क्या? वेपोराइज्ड कार्बन हो जाएगा एक तरह से। और इसको हम लोग कंडेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सूटी मटेरियल, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? फुलरिन। तो इसके यहाँ पर क्या लिख दूं? यहाँ पर बताओ क्या लिख दूं? इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क किसकी प्रेजेंस में? इनर्ट मीडियम। ठीक है? इनर्ट मीडियम। और इनर्ट मीडियम कौन कौन सा होगा? या तो हीलियम या फिर आर्गन। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग? आगे कंडेंस। कंडेंस करेंगे तो सूटी मेटल बनेगा। और ये सूटी मेटल क्या होगा? या तो C60 या फिर जनरली C70। और ये कहां तक जा सकता है? 350 और उससे ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है।
तो ये लिखा हुआ है, तो फुल रिंग कैसे बनाएंगे? ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हीलियम और आर्गन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक आर्क देंगे, वेपोराइज हो जाएंगे कार्बन, उसको कंडेंस करेंगे तो सूटी मेटल मिलेगा। और इस सूटी मेटल में क्या होगा? कार्बन 60 कार्बन अटैच हो गए, 70 हो गए, उससे ज्यादा हो गए तो 350 या उससे भी ऊपर भी क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। क्लियर है? तो 350 और उससे ऊपर भी अटैच हो सकते हैं। फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर अब हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो जो C60 होता है उसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल या सुकर बॉल जैसा, है ना। तो फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। और जो C70 होता है ना उसका रग्बी बॉल जैसा होता है एक बॉल होती है जो एग टाइप की होती है, उसको पकड़कर भागते हैं सब, है ना। तो रग्बी, RUGBY, है ना, इसको सही लिख देते हैं, रग्बी बॉल लाइक। क्लियर है? तो C60 की तो कैसी होती है? फुटबॉल जैसी, जबकि C70 की कैसी होती है? और ये क्या होता है बेटा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ। हाँ, तो यहां पर लिख दूं, जो फुलरिन होता है क्या होता है? जो फुलरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योरेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसमें डैंगलिंग बॉन्ड नॉट हैव डैंगलिंग बॉन्ड। तो ये एक अच्छी चीज है जो आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब दो हम लोगों ने पढ़ी, एक पढ़ी C60 और एक पढ़ी, तो हम लोग बात करेंगे C60 और। तो C60 की अगर मैं बात करूं तो C60 में क्या होता है? C60 में क्या होता है? अब फुटबॉल तो सभी ने देखी होगी, फुटबॉल तो सभी ने देखी होगी। तो C60 में कितनी होती है? 20 तो होती है 6 मेंबर रिंग, 20 क्या होती है? 6 मेंबर रिंग, और 12 क्या होती है? 5 मेंबर रिंग। जबकि अगर 70 की बात करूं तो 70 में तो क्या होंगे? 25 6 मेंबर रिंग मतलब हेक्सागोनल, 5 मेंबर रिंग मतलब पेंटागोनल, है ना। और 12। क्लियर है? तो ये पूछा जा सकता है C60 और C70 में क्या क्या होता है। C60 में क्या होगा? 20 तो 6 मेंबर्ड और 12 5 मेंबर्ड, जबकि C70 में क्या होगा? 25 तो 6 मेंबर्ड और 12 क्या होंगे बेटा? क्लियर है? अब अगर मैं फुटबॉल, आपको पता है गोल होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो 5 मेंबर रिंग होती है, जो 5 मेंबर, वो तो केवल 6 मेंबर रिंग से घिरी हुई होंगी, जबकि जो 6 मेंबर रिंग होगी वो 5 और 6 मेंबर दोनों से घिरी हुई हो सकती है। जैसे मैं अगर यहाँ पर किसकी बात करूं, ये 6 मेंबर रिंग है, ये कौन सा मेंबर रिंग है? क्लियर है? यहाँ पर देखो, ये कौन सा मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। ये भी कौन सा मेंबर रिंग है? तो देख लो, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये। तो देखो जो 6 मेंबर रिंग है वो 6 और 5 दोनों से घिरी हुई है, जबकि 5 मेंबर रिंग देखो 6 और आगे भी 6 से ही फ्यूज होंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो। 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद बोथ 5 एंड 6 मेंबर रिंग। जबकि 5, जो 5 मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग इज ओनली फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग। क्लियर है? बाकी बच्चे भी बोलते हैं भाई, जो सुन रहे हैं,
बाकी बच्चे बोले, तेज बोले थोड़ा सा। वेरी गुड। तो जल्दी से मुझे बता दो, फुल रिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ग्रेफाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क में क्या करेंगे बेटा? इनर्ट मीडियम में हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा, उसको कंडेंस करेंगे, सूटी मेटल मिलेगा। तो फुल रिन कितने मेंबर का कार्बन चैन हो सकता है? 60 का भी, 70 का भी, 350 तक जा सकता है, और उससे ऊपर भी जा सकता है। जो फुल रिन होता है कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं। जो C60 में होता है 20 तो 6 मेंबर रिंग और 12 डैंगलिंग बॉन्ड। मतलब कोई बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं वो औरों में तो हिल रहे होते हैं, इनमें फिक्स्ड होते हैं अच्छे से, है ना? तो C60 में तो 20 और 12 की होंगी, और C70 में 25 और 12 होंगी। तो 5 मेंबर रिंग तो दोनों में ही फिक्स्ड है, लेकिन 6 मेंबर रिंग है, एक में 20 है और एक में 25 है। कोई दिक्कत वाली बात? हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी क्या होगा फुल रिन का? जो ग्रेफाइट से तो बन रहा है, तो ग्रेफाइट का कैसा था? sp2। तो फुल रिन का भी कैसा है? क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 6 मेंबर, और किससे गिरी हुई? तो 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 दोनों से, जबकि 5 वाली केवल 6 से। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे एट ईच कार्बन इज विच टर्न गिव्स एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ। तो एक और चीज हम लोगों को पता लगा, कैसा होगा ये? कैसा होगा? एरोमेटिक। तो एक तो डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है, और दूसरा कैसा है? और देखो ये बॉल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ है ना? और इसमें सिंगल बॉन्ड और दोनों बॉन्ड कंटेन करेगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होगी कितनी? 143.5, और डबल बॉन्ड है तो 138.5। तो देख रहे हो यहाँ पर ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बन रही है। और देखो ये कौन से मेंबर रिंग है? तो ये तो देखो किससे ही फ्यूज होगी केवल, जबकि 6 वाली 5 और 6 दोनों से हो सकती है। क्लियर है? चलिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली, ये बता चुका हूं, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज टेकन है जो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है थर्मोडायनेमिकली? ग्रेफाइट। और याद है मैंने कहा था जो सबसे थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो कितना मानेंगे हम लोग? 0। स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ, तो ग्रेफाइट का कितना लेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन? जबकि डायमंड एंड फुलरिन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 190 और 1.90 एंड 38.1 किलो जूल। तो जो डायमंड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 1.90 होता है, जबकि फुलरिन का कितना होता है? 38.1। अब दिखा हुआ है अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ। तो ये जो कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक आपको बताया था, कार्बन ब्लैक का यूज प्रिंटिंग इंक्स बनाने में लिया जाता है ना। कोक हुआ, चारकोल हुआ, ये ग्रेफाइट और फुलरिन के कौन से फॉर्म है? कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन, जो कार्बन ब्लैक है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है? बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ। देखो हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिटेड सप्लाई में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक, है ना? और क्या है यहाँ पर? देखो चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड और कोल रेस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ। तो चारकोल और कोक कैसे बन जाएंगे? हीट करेंगे वुड को एब्सेंस ऑफ एयर में। क्लियर है? तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो हाथ ऊपर कर दो, नहीं है तो यस सर बोल दो एक बार। सही बच्चे बोले? अब यूज ऑफ कार्बन पढ़ लोगे? तो यूज ऑफ कार्बन आप लोग पढ़ सकते हैं। ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट। द कंपोजिट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रैकेट्स, फिशिंग रोड्स, एयरक्राफ्ट एंड कैनोज। बी गुड कंडक्टर। ये देखो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं।
हम लोगों ने पढ़ा था एनोड या कैथोड में से काफी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, उनके ग्रेफाइट के बनाए थे इलेक्ट्रोड, हाँ या ना? क्रूसिबल मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर टू डाइल्यूट एसिड एंड, तो ग्रेफाइट के हम लोग क्रूसिबल्स भी बनाते हैं, और ये जो क्रूसिबल्स बनते हैं ये एसिड और बेस से क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं ना। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड, आपको पता था एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्प्शन कर रहा था पॉइजनस गैसेज का, वाटर का, कर लोगे? तो ये बताया तो था मैंने, आपको बताया था कि जो आप लोग फेस वॉश यूज करते हैं उनमें एक्टिवेटेड चारकोल होगा, तो जो भी गंदगी होगी, इंप्योरिटी जो होगी, वो एक्टिवेटेड चारकोल पर आ गई थी, बताया था कि नहीं बताया था? अरे याद है ना, पॉन्ड्स का ऐड बताया था, एक गंदा सा पानी होता है, मैंने कहा था पॉन्ड्स उसने डाला था, तो उस पॉन्ड्स में क्या था, एक्टिवेटेड चारकोल, तो उसने सारी गंदगी क्या कर ली थी। हाँ। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ए ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक, एज ए फ्लर इन ऑटोमोबाइल टायर, ये पढ़ लोगे। डायमंड इज प्रीसियस स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। एक इंपॉर्टेंट डाटा देखो यहां पर दिया, 1 कैरेट का मतलब क्या होता है, तो 1 कैरेट गोल्ड अगर आपके पास है तो 1 कैरेट मतलब कितना हो गया, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर कोई दिक्कत, तो ये आप लोगों का एलोट्रोप्स वगैरह सब हो गया, मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है और याद भी हो गया होगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनो, आपको पता था कार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन कर देंगे तो CO2 बन जाएगा, और इनकम्प्लीट करेंगे तो, क्लियर है? और अगर मैंने कहा था फॉर्मिक एसिड में मैं क्या डाल दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या निकाल देगा, पानी, तो बन जाएगा ये। अच्छा, एक और तरीके से हम लोग बना सकते थे, कैसे, अगर याद हो, फॉर्मिक एसिड ले, ये तो फॉर्मिक है, अब ऑक्जेलिक ले लिया, ऑक्जेलिक में अगर मैंने क्या डाला, H2SO4, तो ये क्या निकाल देता है, एक तो निकाल देगा H2 और एक निकाल देगा, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपके पास क्या, CO प्लस CO2 प्लस H2, मिक्सचर बन गया। एक आपको बताया था कोक की रिएक्शन स्टीम के साथ कराऊंगा, तो क्या बनेगा, CO प्लस H2 और CO प्लस H2 को वाटर गैस या फिर क्या बोला था, सिन गैस बताया था। अब अगर मैं कार्बन को पास, देखो यहां पर लिया हुआ है, कार्बन को एयर से पास करा दिया, एयर है, एयर में होता है O2 और N2, तो CO प्लस N2 बन गया, और CO प्लस N2 कौन सी गैस हो जाएगी, रेड्यूसर गैस, क्या है पढ़ चुके हम लोग, क्लियर है? अब वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो जो CO प्लस H2 और CO प्लस N2 है, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह क्या आता है, काम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये काफी अच्छे इंडस्ट्रियल फ्यूल है ना, इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग, तो और ज्यादा कंबशन कर सकता है और CO2 मिलेगा। आपको पता है कार्बन को जलाते हैं जब CO2 बनता है तो लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है कि नहीं निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, ऑब्वियसली बात है, CO या CO2 दोनों ही कैसे होते हैं, कलरलेस, ओडोरलेस एंड ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर, क्लियर है? ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है ये कैसा है, एक पावरफुल, जो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को क्या कर देता है, रेड्यूस, जो बहुत सारे मेटल, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी जब आएगी, तो मेटलर्जी में क्या पढ़ेंगे, आपको याद हो तो Fe2O3 को रिड्यूस करेंगे हम लोग CO की हेल्प से, तो CO खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, हो रहा है, आयरन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जिंक ऑक्साइड को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो क्या करोगे बताओ, ये जिंक बना देगा और क्या निकल जाएगा, क्लियर है? तो एक ऐसा एजेंट हो गया रिड्यूसिंग, क्लियर, रिड्यूस कर दिया ना। तो दोज ऑफ एल्कली एंड अल्काइल अर्थ मेटल एल्यूमिनियम एंड ए फ्यू मेटल्स, है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ CO इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन, अच्छा यहां पर दी हुई है ये रिएक्शन, हो गया। अब CO की बात करूं तो CO में देखो क्या होता है, अगर मैं CO की बात करूं तो CO में क्या होता है, आपने पढ़कर आए, ये कार्बन है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक दो डबल बॉन्ड, यही होता है CO का स्ट्रक्चर। तो इसका CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा बताओ, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, अरे बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं भाई,
3, जिसमें से एक तो क्या होगा सिग्मा और दो क्या होंगे, दो पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है? और याद है जो सीओ होता है ये जो कार्बोनिल था, मैंने बताया था आपको मेटल कार्बोनिल बना रहा था, पढ़ाया था कि ये? तो ये बताया था सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा था। सिग्मा बॉन्ड कब बना था, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन ने मेटल में इलेक्ट्रॉन डाले थे, और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे उसने कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में डाले थे, बताया था। सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई थी। कौन सी बॉन्डिंग हुई थी? तो इस इफेक्ट को बोल रहा सिनर्जी इफेक्ट, बताया था कि नहीं बताया था यहाँ पर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर दिया हुआ इन सीओ मॉलिक्यूल देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो सीओ मॉलिक्यूल डोनर की तरह एक्ट करता है और क्या बनाता है, मेटल। और आपको पता है कि द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ सीओ अराइज बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद। अब आपको पता है जो आपका ब्लड होता है उसमें आरबीसी होता है, उनमें हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन, और वो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में जा रहा है। लेकिन अगर एनवायरमेंट में सीओ बढ़ गया, क्या बढ़ गया, तो हीमोग्लोबिन सीओ से जल्दी रिएक्ट करेगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो सीओ से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सी। अब अपने शरीर में O2 जाएगा क्या फिर, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोक्सी। कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना ज्यादा स्टेबल है, 300 टाइम्स। तो सीओ की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा? तो बताओ अब ऑक्सीजन जाएगा क्या? और ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसे स्लो पॉइजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो पॉइजन। इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो भाई। क्लियर है? तो सीओ जो होता है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीओ के लिए क्या करते हैं, देखो सीओ की रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ कराऊंगा, किसके साथ, तो सीओ प्लस Cl2 क्या बना लेते हैं, अगर मैं सीओ की रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, तो ये क्या बनाता है, सीओ। इसे बोलते हैं फोस्जीन। क्या बोलते हैं? और ये क्या होती है, पॉइजनस। कैसी होती है? क्लियर है? पॉइजनस गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और क्या होता है कि आपको पता है मोन्ड प्रोसेस पढ़ा था, मेटलर्जी में पढ़ा होगा। मोन्ड प्रोसेस में भी यूज होता है निकिल के प्योरिफिकेशन में, Na+4CO। बता चुका हूं ना ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NiCO का होल 4। ये प्रोसेस होता है मोन्ड प्रोसेस, प्योरीफाई ऑफ निकिल हम लोग करते हैं, है ना, निकिल के प्योरिफिकेशन में करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? तो सीओ क्या स्लो पॉइजन है? यस सर। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन डाई। भाई कार्बन को जला दो तो बन जाएगा CO2, हाइड्रोकार्बन को जला दो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैंने एक बताया था किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस। और कमर्शियली स्केल पर हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, लाइमस्टोन को क्या करके। अब लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। तो CaCO3 को क्या कर दो, हीट कर दो, क्या मिल जाएगा, CO प्लस। अब CO2 हम लोग भी छोड़ रहे हैं, तो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो कलरलेस और कैसी है, और इसकी सोलिबिलिटी पानी में कैसी होती है, कम होती है। आपको पता है CO2 पानी में जाएगा तो क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। अरे हाँ या ना। और कार्बोनिक एसिड कैसे, कितने H प्लस देगा, अरे दो देगा ना, H2CO3 है, दो है। तो कैसा एसिड है, डाई बेसिक एसिड, क्योंकि दो H प्लस देता है। अब H2O3 गया, एक तो क्या बना है पहले, H प्लस और HCO3 माइनस, और फिर HCO3 माइनस वापस टूट कर क्या बना लिया, H प्लस और CO3 माइनस। तो क्लियर है ये। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया था कि जो अपना ब्लड होता है वो भी एक बफर सॉल्यूशन है। अपना जो ब्लड है वो भी बफर सॉल्यूशन, क्या होता है, जो पीएच चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है ना। तो बफर क्या होता है, H2CO3 ऑब्लिक HCO3 माइनस बफर सिस्टम हेल्प टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड बिटवीन। क्लियर है?
कोई दिक्कत। तो जो ब्लड होता है उसमें कौन मेंटेन करके रखता है? H2CO3 ऑब्लिक SCO3 माइनस। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या लिखूं? जो आपका ब्लड होता है उसमें जो पीएच होती है रेंज, वो कितनी होती है पीएच रेंज? बोलो। 7.26 टू 7.42। क्लियर है? और इसको मैनेज कौन करता है? ऑब्लिक HCO3 माइनस बफर सिस्टम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। अब CO2 आपको पता है किस नेचर का होता है? CO2 एसिडिक। एसिडिक का तो एल्कली से रिएक्ट कर लेगा। जो नॉर्मली जो CO2 है वो कितना परसेंट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है? 0.03%। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस, जो आप लोगों के ट्रीज होते हैं वो CO2 लेते हैं और CO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन में। तो CO2 लेते हैं और O2 बनाते हैं, हाँ या ना? तो ये फोटोसिंथेसिस आपको पता है। CO2 प्लस H2 वो क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। एक और चीज बताया था मैंने, एक और चीज बताया था मैंने, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो पानी होता है यहाँ पर -2 में और यहाँ पर किस में हो गए 0, तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। क्या हो जाता है? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो CO जो था वो तो कैसा था? स्लो पॉइजन। और स्लो पॉइजन क्यों बोला था? क्योंकि हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्लियर है? लेकिन जो CO2 होता है वो पॉइजनस नोट। भाई अगर पॉइजनस होता तो हम लोग छोड़ रहे हैं तो उसी को सूंघ कर मर जाते ना। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या है? इट इज नॉट poisonous but increase in combustion of fossil fuels and decomposition of limestone for cement manufacture in recent year increase CO2 कंटेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो आप लोग, आपको पता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो CO2 बनता है, हम लोग CO2 छोड़ रहे हैं। क्लियर है? और CaCO3 ब्रेक होगा तो CO2 बनेगा। अपने जो कार्स के सिस्टम थे उनसे क्या CO2 एग्जिस्ट हो रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज है उनसे CO2 एग्जिस्ट हो रहा है। तो CO2 का अमाउंट क्या हो गया? काफी बढ़ गया है। और काफी बढ़ गया, इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आ गया है? और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था मैंने आप लोगों को। अब CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो सनलाइट CO2 से पास होकर आ जाएंगी अर्थ पर। अब जब अर्थ पर आएंगी यूवी रेज तो अर्थ से टकराएंगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। अब जो वो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो वापस से नहीं जा पाएंगी अगर CO2 का डेंस एटमॉस्फेयर हो गया। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर देख लो अब कितना ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ या ना? तो रहने में क्या आएगी? काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप लोग देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं CO2 इज ऑब्टेन कैन बी ऑब्टेन एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस बाय अलोविंग द लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपेंड। तो अगर आपके पास लिक्विफाइड जो CO2 है अगर उसको रैपिडली एक्सपेंड कर दे तो क्या बन जाता है? तो आपसे पूछा जा सकता है ड्राई आइस एक्चुअली में होता क्या है? सॉलिडिफाई CO2, हाँ या ना? तो अगर मैं पूछूं ड्राई आइस क्या है तो आप क्या बोल देंगे? सॉलिड CO2। और ड्राई आइस का यूज हम लोग रेफ्रिजरेंट्स की तरह करते हैं। क्या करते हैं? तो यहां पर दिया हुआ है ड्राई आइस इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर एंड फ्रोजन फूड। क्लियर है? गैसियस CO2 इज एक्सटेंसिवली यूज टू कार्बोनेट सॉफ्ट। तो CO2 का यूज हम लोग पता है सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं, आपको बताया भी था मैंने, हेनरी लो। बीइंग हैवी एंड नॉन सपोर्टर फॉर कंबशन इट इज यूज एज फायर। तो इसका फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज किया जाता है, ये आपको पता है CO2 कैसा है ना? CO2 में आपको पता है कौन सा, आपको बता ही दिया हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp, हाँ या ना? तो CO2 क्या होता है आपके पास? ये तो होता है CO2 C डबल बॉन्ड O और कोई प्रॉब्लम? इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास दो लोन, कोई प्रॉब्लम वाली बात? अब देखो अगर अगर क्या होगा,
अगर मैंने आप लोगों से कहा कि भैया इसने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में डाल दिए, ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही। तो ये क्या बना लेगा बताओ, ये क्या बना लेगा, ओ ये यहां पर आ गया, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन अपने लोन पे डाला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, फिर यहाँ पर आगे ले गए सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, दो लोन पेयर तो थे ही, एक और आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो क्या रेजोनेंस में रहेगा, तो CO2 स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग। कोई दिक्कत वाली बात, तो कर सकते हो क्या CO2 के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास SI। तो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड, तो मैंने आपको बताया जो सिलिकॉन होता है वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलिका या फिर सिलिकेट की प्रेजेंस में, है ना। और ये क्या होता है SI, और SiO2 का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना। तो SiO2 कॉमनली नोन एज सिलिका, अकर इन सेवरल क्रिस्टोग्राफी फॉर्म, ये बहुत सारी क्रिस्टलोग्राफी फॉर्म में रहता है, जैसे क्या हो गया क्वार्ट्ज या फिर क्रिस्टोबेलाइट या फिर ट्रीडेमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। तो SiO2 जो होता है वो बहुत सारी क्रिस्टलोग्राफी फॉर्म में रहता है, जैसे क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडामाइट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। SiO2 किस नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का, किस नेचर का, और क्या बनाता है एक 3 डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड, जिसमें जो सिलिका होता है, ये देखो यहाँ पर ये बना रहा है SiO, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन सराउंडेड है, 4 से, टेट्राहेड्रली 4 से सराउंडेड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा। क्लियर है, अगर मैं एक रिंग में पूछूं तो एक रिंग में कितने एटम है, देखो यहाँ ये पूरी एक रिंग बन रही है SiO2 की, तो एक रिंग में कितने एटम है, तो 8 मेंबर रिंग बनाता है। क्लियर, तो SiO2 में एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन सराउंडेड होता है, और एक रिंग में कितने एटम होते हैं। अब SiO2 में क्या होता है, ये जो सिलिकॉन होता है ये लंबी लंबी चैन बना रहा है SiO2, तो ये डायमंड की तरह ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आ गई इसकी, तो ये भी रिएक्टिव होगा क्या। अरे बताओ, जब बॉन्ड बन गए इतने सारे तो रिएक्टिव होगा क्या। तो जो सिलिका होता है इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SI बॉन्ड। तो ये किस किस से रोकता है, इट रजिस्ट द अटैक बाय डाई हाइड्रोजन एसिड एंड मेटल इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो जो SiO2 होता है, जो SiO2 होता है वो इन सभी के अटैक से क्या होता है बेटा, बचता है यहाँ पर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर देखो मैं लिखा हुआ है SiO2 की स्ट्रक्चर बना रही हुई है, हाँ या ना। सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, एक रिंग में कितने मेंबर है, और ये किस किस से अटैक नहीं हो रहा, डू नॉट अटैक बाय, डू नॉट रिएक्ट बाय, कौन कौन सा हो गया, हेलोजन, हाइड्रोजन, एसिड और मेटल। क्लियर है, ये किससे रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है NaOH और, तो NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट, और HF से रिएक्ट करके क्या बनाता है, SiF4। तो देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा, तो ये रिएक्ट नहीं करता है, किससे रिएक्ट करता है, NaOH और HF से, NaOH और HF से रिएक्ट करके क्या बना रहा है बताओ, सोडियम सिलिकेट और SiF4। और क्वार्ज आपको बताया था कैसा मटेरियल है, पीजियो इलेक्ट्रिक, पीजियो मतलब बताया था आपको, क्या बताया था पीजियो मतलब, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बताया था आपको, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था सबसे लास्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट में सबसे लास्ट पेज पर है ना। ये क्या होता है, इट इज मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक, मॉडर्न
टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज। सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एंड एज ए सपोर्ट फॉर एंड। तो केसलकुर एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज इन फिल्ट्रेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट निकल सकता है ना। तो ये आप लोग पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई। तो SiO2 हाइड्रोजन, हेलोजन, एसिड या एल्कली से रिएक्ट नहीं करता है। NaOH से रिएक्ट करने के पे क्या बनाता है? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। और अगर 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 किससे रिएक्ट करता है? HF से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? SiFO। क्लियर है? इसकी क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म कौन कौन सी थी? क्वार्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडामाइट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और इसकी वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, और अमोर्फस फॉर्म कौन सी है? केसलकुर। और जिसका यूज क्या आता है? फिल्ट्रेशन प्लांट्स। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन्स। नेक्स्ट क्या आता है? अब देखो सिलिकॉन्स की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन्स क्या क्या है देखें। तो आप लोग अगर सिलिकॉन्स की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन्स कैसे बनाते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सिलिकॉन्स है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिया देखो, एल्काइल हैलाइड लिया RCl। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और 570 केल्विन। बोलो जल्दी से। RCl की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ कराना है कितने टेम्परेचर पर? कॉपर पाउडर के। अब सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल? तो RCl के साथ रिएक्शन कराया तो देखो 2 R लग गए, या तो 2 Cl लग गए, हो गए 4। या फिर 3 R और 1 हो गए 4, या फिर 1 R और 3। तो RCl की रिएक्शन Cl के साथ Si के साथ कराएंगे तो एक मिक्सचर बना, R2SiCl2, R3SiCl या फिर RSiCl। इसे क्या बोलेंगे? देखो 2 एल्काइल और 2 क्लोरो है, तो क्या बोलती है? डाई एल्काइल डाई क्लोरो। इनका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो Cl हटकर क्या लग जाएंगे? तो R2SiCl2 है, 2 Cl थे तो 2H लग गया, 1 है तो 1 लग जाएगा, 3 है तो। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? RCl की रिएक्शन Si के साथ कराई कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। तो सिलिकॉन पर अगर 1 R लगेगा तो 3 क्लोरीन लग जाएंगे, 2 R लगेगा तो 2 क्लोरीन लग जाएंगे, और 3 R लगेगा तो 1 क्लोरीन लग जाएगा। पानी में डालेंगे तो Cl हटकर, और अब इनका पॉलीमराइजेशन करा दोगे तो सिलिकॉन्स बन जाएंगे। इनका पॉलीमराइजेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? अब जैसे अगर मैं R2SiCl2 लेता हूं, क्या लेता हूं? तो पानी डालूंगा तो Cl हटकर OH लग गए, ये देखो 2 R और 2OH लग गए, 2 R 2OH 2 R 2OH, हाँ या ना। और इनका जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये क्या निकलेगा? पानी। क्या निकलेगा? तो पानी पानी निकाल दूं, तो पानी निकाल दूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो H2O। H2O ऐसे निकलता जाएगा, H2O ऐसे यहां से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो SiRr, और 2 Si के बीच में क्या बच गया? ओ, फिर वही SiRrO SiRrO। तो देखो ये वाली यूनिट बार बार क्या हो रही है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो पता लग गया, हाँ या ना। SiRrO का होल। तो इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने? क्लियर है? अगर अगर देखो R3SiCl होता, क्या होता? तो वो क्या बनाता? R3SiOH, हाँ या ना। अब R3SI उसका तो सिर्फ कितनी यूनिट अटैच होती है अगर हम लोग बनाते तो? 2 यूनिट अटैच होती। कितनी यूनिट अटैच होती? क्यों? क्योंकि देखो यहां पर RSi, R और OH। ऐसे बताओ यहां पर क्या आता? OH है ना, और SiRr। तो यहां पर क्या निकल गया बताओ? तो बताओ और आगे ऐड होंगी क्या? तो जो R3SiCl है वो तो सिर्फ क्या बनाएगा? लेकिन जो R2SiCl2 वो तो पॉलीमराइज होगा पूरा अच्छे से। तो अगर आपसे तीन तीन चार ऑप्शन दे और पूछे जो सिर्फ डाइमर बनाएगा, R2SiCl2, R3SiCl, RSiCl3, तो कौन डाइमर बनाएगा केवल? हाँ क्लियर है।
अब देखो ये जो सिलिकॉन है इसमें कार्बन चेन बढ़ती जा रही है क्योंकि OH OH आता जा रहा है, तो बढ़ती जाएंगी तो ये तो चैन लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर इस चैन लेंथ को स्टॉप करना है, क्या करना है? तो टू स्टॉप चैन लेंथ क्या करूंगा? मिक्स R3SI। तो R3SiCl डालूंगा तो ये क्या बनेगा? R3SiOH। अब देखो ये बढ़ रही थी, ये क्या थे? R2SiOH का होल ट्वाइस। तो बढ़ते जाएंगे तो जैसे ही एक कॉर्नर पर R3SiOH पहुंचेगा यहां से पानी निकलेगा, और तो अब आगे बढ़ेगी चैन लेंथ, रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? तो अगर चैन लेंथ को कंट्रोल करना है तो क्या डाल दूं? तो स्टॉप नहीं, टू कंट्रोल चैन लेंथ, टू कंट्रोल कंट्रोल चैन लेंथ मिक्स R3SI। ये सही बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से बताओ, आपने सिलिकॉन्स कैसे बनाए? आपने सिलिकॉन्स कैसे बनाए? RCl+Si कॉपर पाउडर और 570 केल्विन। तो Si से R और Cl लग गए, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो Cl के OH लग जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। अगर केवल डाइमर बनाना है तो डाइमर किससे बनेगा? R3SiCl। और चैन लेंथ को कंट्रोल करना है तो भी क्या डाल दो? लीनियर पॉलीमराइजेशन किससे बनेगा? R2Si। तो बताओ, जितने ज्यादा Cl होंगे पॉलीमराइजेशन उतना ही ज्यादा होता जाएगा ना, क्योंकि Cl के OH लगेंगे, और जितने ज्यादा OH आएंगे पॉलीमराइजेशन उतना ही। अब मैंने अगर RSiCl3 ले लेता तो इससे क्या बनता? RSiOH का अल्ट्राइज। तो देखो लीनियर वाले तो देखो ROH OH लग गए सभी में। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो पानी देखो लीनियरली तो, और क्लियर है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो ये कैसा बन गया? 3D स्ट्रक्चर बन गया ना एक तरह से। तो ये क्रॉस लिंक्ड बन गया कि नहीं बन गया? तो क्रॉस लिंक्ड कैसे बना? RSI। क्लियर है? अब अगर साइक्लिक बनाना हो तो साइक्लिक बनाना हो, मैंने यही ले लिया R2SI। अच्छा, R2SiCl2 से जनरली कौन सा ही बनेगा? लीनियर वाला, ठीक है। ये साइक्लिक वाला इतना ही बनता, तो देखो यहाँ पर क्या निकल गया? साइक्लिक बनाना, पानी निकाल दिया वही, पानी निकाल दिया वही। और तो क्या बचा? देखो SiO SI और RR लग गए, साइक्लिक बन गया कि नहीं बन गया? पर अगर जनरली पूछा जाए R2SiCl2 से कौन सा बनेगा, तो कौन सा ही बनाओगे आप लोग? कोई दिक्कत? अब सिलिकॉन्स क्या होते हैं? देखो, वाटर रिपेलेंट्स, है ना, गुड इलेक्ट्रिकल, नॉन टॉक्सिक, और रेजिस्टेंस टू, मतलब इनर्ट होंगे, है ना, स्टेबल टूवर्ड्स। कोई दिक्कत? कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो सिलिकॉन्स में अगर हम पढ़ें, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन्स। पर ऑर्गेनो मतलब क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन और सिलिकॉन ही तो थे वहां पर, R2SiCl2, है ना। और यहां पर रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? यही तो बताई थी, R2Si। नहीं समझ में आया? यही तो था। देखो रिपीटिंग यूनिट यही तो थी, R2SiO। देखो यही तो था, यही है ना, R2Si। ये था रिपीटिंग यूनिट। चलिए, द सिलिकॉन्स आर एल्काइल और एलाइल सब्स्टिट्यूटेड, ये तो हम लोग सीधा पढ़ लेते, इतना क्या है। देखो इसने R की जगह CH3 ले लिया, तो अपना बना था R2, तो R की जगह CH3, तो क्या बन गया? CH3SI, CH3 का ऑल्टो है SiCl2। हाइड्रोलिसिस किया तो Cl किस में कन्वर्ट हो गए, और उनका अब क्या करा तू? पॉलीमराइजेशन करवा दूंगा। तो पॉलीमराइजेशन करा दूंगा तो क्या बन जाएंगे? सिलिकॉन बन गए। और चैनल लेंथ कंट्रोल करवानी है तो कौन सा वाला डाल दो? एक Cl वाला। तो चैनल लेंथ क्या हो जाएगी? कंट्रोल। और ये पढ़ाई दिया, सारे थर्मली स्टेबल होते हैं, है ना, केमिकली इनर्ट होते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं क्या?
तो सिलिकेट होता है SiO4 - 4, है ना, SiO4। तो यहां पर सिलिकेट पढ़ लेते हैं, फिर यहां पर देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है हम लोग सिलिकेट। तो सिलिकेट हो गए SiO4। तो एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है? अरे O4 है भाई, 4 से है। तो हो गया SiO-O-O- और कैसी यूनिट हो गई इसकी? टेट्रा हेड्रल। क्लियर है? तो ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन इज कॉल्ड, जो सिलिकॉन है उसका ऑक्साइड क्या कहलाता है? सिलिकेट। अब सिलिकेट अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है? जिसमें कौन सी यूनिट प्रेजेंट हो। अब SiO4 - 4 होगी तो देखो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से क्या है? एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से क्या है भाई? तो क्या बना लिया इसने? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखो इस तरीके से। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर दिया हुआ है ना। तो ये देखिए ये कैसे बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बनाया हुआ है मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुके। तो ये कैसे बनाते हैं देखिए आप, दिख रहा हूं। तो देखो ये तो मान लो सिलिकॉन है, ये तो क्या है? और इस सिलिकॉन से कितने O- अटैच है? 4 क्या अटैच हैं? हो गए टेट्राहेड्रली। तो ये सिलिकॉन है O-O- और तो मेरा हाथ तो सिलिकॉन हो गया और बाकी सारे O-। अब मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं। अब ये 3D में है ना। अब इसका मैं टॉप व्यू ले रहा हूं तो टॉप व्यू से ये O-, ये देखो ये नीचे वाले O- तो किस में दिख रहे होंगे टॉप व्यू से? ट्रायंगल में इमेजिन करो, हाँ या ना। और ऊपर से जब मैं देख रहा हूँ तो इस O- ने सिलिकॉन को ढक लिया होगा। तो जब मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ये जो नीचे वाले O- है वो तो दिख रहे हैं ट्रायंगल में। और ये सिलिकॉन उस ट्रायंगल का क्या दिख रहा हो, ये सॉरी O- है उस ट्रायंगल का क्या दिख रहा होगा? सेंटर। नहीं समझ में आया? तो ऊपर से देखने पर ये तीनों तो ट्रायंगल बनाते हुए दिख रहे होंगे। और ये जो सिलिकॉन O- और ये जो सिलिकॉन है ये किसमें दिख रहे होंगे? समझ में आया? बाकी बच्चे भी बोल दो भाई। यस सर। तो देखो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो इसको मैं ऊपर से ऊपर फ्रंट व्यू ले रहा हूं तो O- तो देखो ये ट्रायंगल में दिख रहे हैं, हाँ या ना। और ऊपर वाले O- ने सिलिकॉन को क्या कर लिया था? तो ये जो मैंने सर्कल, ये जो डॉट बनाया रेड वाला, ये रेड वाला डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और उसके ऊपर कौन है? O। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑर्थोसिलिकेट में कौन सी यूनिट होती है? SiO4 - 4। एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली 4 O- से क्या होता है? सराउंडेड होता है। और ये क्या बना लिया? सोडियम ऑर्थोसिलिकेट या फिर जिरकोनियम। अब सोडियम पर +1 चार्ज होता है, सिलिकेट पर SiO4 - 4। तो क्या बन जाएगा? Na4 SiO4। जिरकोनियम पर होता है +4 और सिलिकेट पर होता है SiO4 - 4। तो क्या बन जाएगा? Zr। क्लियर है? तो ऑर्थोसिलिकेट पता लग गया, SiO4 - 4। क्लियर है? अब SiO4 की अगर 2 यूनिट अटैच हो जाए, SiO4 - 4 की कितनी यूनिट अटैच हो जाए? और उनमें कॉमन क्या हो? एक ऑक्सीजन कॉमन क्या हो? तो देखो 2 यूनिट अटैच कर दी, एक एरी और एक कॉमन ऑक्सीजन से शेयर किया। जिस भी कॉमन ऑक्सीजन से शेयर करोगे उस पर फिर चार्ज। तो बताओ कितने सिलिकॉन हो गए? 2 तो ये रेड वाले सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितने हो गए बताओ? 7। 1 2 3 4 5 6। तो Si2O7 और नेगेटिव चार्ज किस पर है? 3 इधर 3 इधर। जो कॉमन शेयर्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Si2। तो पायरोसिलिकेट होता है जो कितने ऑक्सीजन से शेयर्ड होता है? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट अगर एक ऑक्सीजन से शेयर्ड होगी तो उसे क्या बोलेंगे? पायरो सिलिकेट। क्लियर है? इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो ये बनता है सोडियम पायरोसिलिकेट। अब सोडियम पर +1
और Si2O7-6, तो ये क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो Na6Si2, एक होता है थोटिविटाइट, थोटिविटाइट होता है स्कैंडियम का, स्कैंडियम पर कौन सा चार्ज होता है, +3, तो बना लोगे स्कैंडियम पर +3, और इसका पायरोसिलिकेट पर होगा Si2O7-, तो ये 3 और ये 6, तो ये 1:2 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा Sc3Si2। तो ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑर्थोसिलिकेट का, SiO4-4, पायरोसिलिकेट का इसका एग्जांपल क्या है, थोटी वेटाई। इसमें दो टेट्राहेड्रल यूनिट कितने से शेयर होती है, तो अगर दो टेट्राहेड्रल यूनिट एक ऑक्सीजन आइटम से शेयर हो तो पायरोसिलिकेट, और अगर दो टेट्राहेड्रल यूनिट दो ऑक्सीजन से शेयर हो, दो टेट्राहेड्रल यूनिट, तो उससे बनता है साइक्लिक या फिर रिंग, तो या तो उससे बनता है रिंग सिलिकेट या फिर बनता है उससे चैन सिलिकेट। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर रिंग बनाना है, क्या बनाना है, तो रिंग कैसे बनाओगे, देखो 3 मेंबर की भी बन सकती है, 4 की भी, 5 की भी, हाँ या ना, तो आपको किससे बनाना है, SiO4-4 से, इस यूनिट से बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, देखो मैंने O और O कर दो सबसे पहले, क्लियर है। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे एक यूनिट बन जाएगी, देखो O-, यहां पर बीच में क्या आ जाएगा, O-, बन गया एक ये वाला, आया ना, एक क्या बन गया यहां से, अरे क्लियर है, और एक बन गया यहां से, क्लियर। तो कितनी यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, 3। अगर 4 का बनाना है तो क्या कर दूं, पहले ये बना दो ऐसे, बन गया, फिर एक यहां कनेक्ट कर दो, हो जाएगा, ऐसे ही एक हो जाएगा, ऐसे ही एक, अरे हो जाएगा ऐसे, तो ये 4 का बन गया, 5 का बनाना ऐसे बना लोगे, तो 3 मेंबर की रिंग समझ में आई। अब जो शेयर्ड होंगे उन उन ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा क्या, जो शेयर्ड होंगे उन पर चार्ज, तो देखो ये एक पूरी टेट्राहेड्रल यूनिट थी, इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, दिख रहा है, हाँ या ना। तो अगर टेट्राहेड्रल यूनिट की 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो तो क्या बनाएगा वो, रिंग या फिर साइक्लिक सिलिकेट बना रहा है। ईच टेट्राहेड्रल यूनिट जॉइंड विद, अब ये कितने से बना है, 3 से बना है। अब देखो इसमें कितने सिलिकॉन है, 1, 2 और, तो 3 सिलिकॉन हो गए, तो ये बन गया Si3। ऑक्सीजन कितने हो गए बताओ, काउंट करके बताओ, 2 ये रहे, 2 4, 2 6 और 3 9, ऑक्सीजन कितने हो गए, और नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, 2, 2 4 और 2, बन गया। तो इसको लिख सकता हूं SiO3, इसको लिख सकता हूं Si-2 का होल थ्राइज, हाँ या ना। भाई अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस से, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, Si3O9 और ये -6, क्लियर है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, अभी 3 से बनाई थी, 3 4 से बनाता, 4 5 से बनाता, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, SiO3-2 का, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं SiO3 का होल एन और उसके ऊपर कौन सा चार्ज, नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसका एग्जाम्पल है बैरिल, क्या है, तो बैरिल क्या होगा, Be3El2Si6O18, तो यहां पर कितनी यूनिट आई है SiO3 की, काम 6 यूनिट काम आई है, क्लियर है। तो ये बना Si6O18, हाँ या ना। तो अगर अगर टेट्राहेड्रल यूनिट का एक ऑक्सीजन शेयर रहता है, दो टेट्राहेड्रल यूनिट में एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, तो मतलब वो कौन सा बनाएगा, पायरो। और दो टेट्राहेड्रल यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं तो, और चैन भी बना सकता है, क्या बना सकता है, चैन कैसे बनाएगा, देखो चैन कैसे बनाएगा, O O O O O ऐसे करते जाओगे,
एक बार कहाँ कर दो अब, एक बार नीचे, क्लियर है, एक बार और एक बार, क्लियर है। तो बताओ ये देखो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, क्लियर है। तो जब दो टेट्राहेड्रल यूनिट से दो ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं तो रिंग भी बन सकती है और चैन भी बन सकते हैं, क्लियर है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा, वही निकालोगे। तो मुझे बताओ रिंग सिलिकेट या चैन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? SI का होल एन, SiO3 - 2 का होल एन। ये सही बच्चों को समझ में हो गया तो यस सर बोल दें एक बार, क्लियर है। और इसका एग्जांपल कौन सा है? सीट सिलिकेट में क्या होता है, सीट सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर होंगे दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में? क्लियर है। तो अगर टेट्राहेड्रल यूनिट का, जो भी टेट्राहेड्रल यूनिट का अगर उसके 3 ऑक्सीजन शेयर है तो क्या बनेगा? शीट सिलिकेट। और इसका जनरल फॉर्मूला होगा Si2O5 - 2 का। तो इसका एग्जांपल कौन है? और टेट्राहेड्रल यूनिट के चारों ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं तो क्या बनाएगा? जियोलाइट या फिर? तो जल्दी से मुझे अब बता दें, अब जल्दी से मुझे बता दें, और तो सिलिकेट का था Si, इसका कोई ऑक्सीजन शेयर हुआ था क्या? अगर एक टेट्राहेड्रल यूनिट का एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? पायरोसिलिकेट। इसका एग्जांपल है थोटिविटाइट और जनरल फॉर्मूला Si2O7 - 6, क्लियर। रिंग सिलिकेट और चैन सिलिकेट के टेट्राहेड्रल यूनिट के कितने ऑक्सीजन शेयर हुए थे और उनका जनरल फॉर्मूला क्या आया था? SiO3 - 2 का होल एन। रिंग का आया था बेरिल और चैन का आया था एस्बेस्टोस, क्लियर है। अगर एक टेट्राहेड्रल यूनिट के 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं तो शीट सिलिकेट, और इसका एग्जांपल है क्ले, और चारों के चारों हो रहे हैं तो जियोलाइट और फेल्डस्पार। समझ में आया या नहीं आया? तो ये आप लोग कर सकते हैं, तो कर लोगे, ये सारा सब कुछ दिया हुआ यही है ना, ये पढ़ लेना सारा। और लास्ट आता है क्या? क्या जियोलाइट पढ़ा चुका हूं? तो जियोलाइट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जियोलाइट बताया था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, बताए थे। ZSM5 एक इलेक्ट्रो, एक इंपोर्टेंट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, बताया था, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम आता है, जो किसको, अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करता है, बताया था। अब देखो ये बनता कैसे, सुनना ध्यान से, ये बनता कैसे, सही बच्चे सुनना ध्यान से। देखो SiO2 पढ़ा है हम लोगों ने, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? SiO2 का। अब SiO2 की यूनिट में अगर कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस कर दिया जाए, कुछ सिलिकॉन को, तो वो जियोलाइट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अब बताओ जब एक सिलिकॉन जाएगा तो कितने चार्ज लेकर जाएगा? +4। अरे हाँ या ना? एक सिलिकॉन जाएगा तो +4 लेकर जाएगा, तो इस रिंग में कितना छोड़ गया? -4। अब जब एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम कौन सा ला रहा है? +3। तो एल्यूमिनियम 3 तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अभी एक ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है देखो। तो बताओ जब हम लोग जो आपको पढ़ा था क्वार्ज SiO2, तो हम लोग सिलिका में जब कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो जब कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस करते हैं तो रिंग में कौन सा चार्ज आ जाता है? तो जितने सिलिकॉन हटकर जितने एल्यूमिनियम आएंगे उतना ही क्या आएगा? अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ कैटायन डाल देते हैं, या तो Na+K+ या फिर, तो अब जो बनेगा उसे क्या बोल देंगे? जियो। तो जियोलाइट क्या हो गया? देखो SiO2 में कुछ सिलिकॉन को किससे रिप्लेस कर दिया? तो SiO2 Al2 हो गया। और जब एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया तो उन पर नेगेटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन लिया है? और इसको हाइड्रेटेड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? क्लियर है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, इफ ऑल इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम इज 3D नेटवर्क ऑफ overall structure known as aluminum silicate acquire a negative cation such as Na+K+Ca+ to extra balance the negative
और इसे क्या बोलते हैं, जियोलाइट, और ये क्या होता है, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट या हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब पानी की सॉफ्टनिंग में काम आता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं, और ZSM5 होता है वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत? तो ये क्या पढ़ सकते हो जियोलाइट के बारे में। तो यहां पर ये चैप्टर अपना क्या होता है, तो सारा यही लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, कर लोगे। चलिए, तो यहां पर अपना